फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फ्रेंड्स, जो ये पेपर है 2022 में ये पेपर सॉल्व हुआ था सीटेट का। तो ये पेपर हमारे जो है स्टेट टेट के लिए और सी टेट के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसमें जो राइट आंसर है मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसका जो राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 101 से 30 तक के यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाल विकास में डैश से तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गर्भधारण। बाल विकास में गर्भधारण माध्यम से माध्यमिक बाल्यावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में गर्भधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास जो है मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। यानी जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है और इसके अंतर्गत बालकों का व्यवहार, स्थितियां, समस्याएं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला है वह भी प्रभावित होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर लेते हैं। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे तर्क कह रहा है आनुवंशिकता व पर्यावरण कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों के अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इससे रिलेटेड। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि विकास बहुआयामी है। यानी विकास जो है बहुआयामी तरह से होता है और कुछ क्षेत्रों में यह तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि अन्य क्षेत्रों में यह जो है विकास जो है धीमी गति को दर्शाता है। आनुवंशिकता व पर्यावरण कारकों के अनूठे संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सामाजिकरण। तो यहाँ पे है सामाजिकरण क्या है इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे जो सामाजिकरण है वो है ऑप्शन नंबर 2। सामाजिकरण जो है जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सामाजिकरण देखा जाता है। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है, सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की आत्मा को विकसित कर व्यक्तित्व का उच्च विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। अमूर्त सक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को इनमें से क्या करना चाहिए? तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे हमें बताना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए और समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे कह रहा है अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है अमूर्त समस्याएं भी प्रस्तुत करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए सी जो है गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे हमें राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर 1 अनुकूलन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? यह है अनुकूलन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन अनुकूलन की पूरक प्रक्रियाएं हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्व देते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परिपक्वता। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता को, जबकि लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और लेव वाइगोत्स्की ने सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोहरा व स्मरण करना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है दोहरा व स्मरण करना वो प्रणाली जो है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। तो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के एक भाग के अनुसार जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो यह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कैरोल गिलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो पर बल देती है को नकारते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देखभाल की नैतिकता। तो कैरोल गिलगिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो देखभाल की नैतिकता पर बल देती है को नकारते हैं और कैरोल गिलगन का मानना था कि महिलाओं की नैतिकता वास्तविक जीवन की दुविधाओं में से पैदा हुई है, काल्पनिक में से नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। हावर्ड गार्डनर ने बहुविधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हावर्ड गार्डनर ने बहुविधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं होती हैं। गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। भाषागत, देशिक, शारीरिक गति, संवेगी, संगीतात्मक, तार्किक, गणितीय, अंतर्वैयक्तिक तथा प्रकृतिवादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संकल्पनात्मक समझ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात का 100% लाने का और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि यहाँ पे मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? तो बाल केंद्रित में जो है शिक्षण जो है ये कहलाता है ऑप्शन नंबर 4 विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। बाल केंद्रित शिक्षण में विविध स्रोतों का अन्वेषण करके सीखा जाता है। बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कर लेते हैं। कथन दिया गया है और यहाँ पे तर्क दिया गया है। कथन और तर्क हमें यहाँ पे बताने हैं। कथन कह रहा है कि बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण में से ही शुरू हो जाते हैं। और तर्क कह रहा है कि बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अति व्यापक अभिवृत्ति और व्यवहार को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार पर सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए जिससे अभिभावकों को अपने बच्चों के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। तो शिक्षकों को जो है बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावकों को यह पता चले कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, इसके बारे में वह जो है समझ बना सके। और इस प्रकार मूल्यांकन शिक्षक तथा बच्चों दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है और इस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि, तो क्या सुनिश्चित करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14, तो स्कूल आने की उनकी रुचि कम न हो, स्कूल आने की उनकी रुचि कम न हो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में हम देख लेते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह की अवधारणा छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल आने में उनकी रुचि कम न हो। भारत में सामाजिक आर्थिक वंचित समूह के बच्चों के लिए उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके लिए विद्यालयों, छात्रावासों आदि की स्थापना की जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा शिक्षक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इन सभी बातों से छात्रों को अवगत कराए तथा उनमें शिक्षा प्राप्ति की ललक बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसके माध्यम से शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था कितनी एवं कहाँ तक सफल रही है। मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों की समस्या को जानना तथा उसका समाधान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ACD। तो यहाँ पे देख लेते हैं, विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। और अगला कह रहा है कि पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना, ससूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को चाहिए कि वह विभिन्न धर्म के सदस्यों के बीच सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत करे। सामाजिक विकास के लिए एक समुदाय विशेष की आकांक्षाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं, अर्थात एक समुदाय विशेष की विद्यालय से यदि यह अपेक्षा हो कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने लायक शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षक उन्हें इस प्रकार तैयार करे कि भावी जीवन में छात्र अच्छा प्रगति कर सके। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिस्ग्राफिया की मुख्य रूप से किस से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ऑप्शन नंबर 4, लिखना। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने की कठिनाई से संलग्न है। इसमें बालक लिखने में असमर्थ होता है। यह बालक के लेखन कौशल, हस्तलेखन, स्पेलिंग, श्रुति, लेख इत्यादि को प्रभावित करता है। यह अक्षमता बच्चों में हाथ या हथेली या उसकी अंगुलियों में गड़बड़ी के कारण होती है। बालक लिखते समय हाथ की अंगुलियां और पेंसिल का समायोजन ठीक से नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। स्पर्शीय और उभरी सामग्री का उपयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक है। और समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें शारीरिक,
बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई जो है अन्य भिन्न भिन्न परिस्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को सम्मिलित करना है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी दृष्टि के साथ एक समस्या से पीड़ित होते हैं, लेकिन जब उन्हें सही शिक्षण प्रशिक्षण जो है साधनों से सुविधा होती है तो वह अच्छी साक्षरता क्षमता विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं यहाँ पे। विद्यार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। तो शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए शिक्षक को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। अभिकथन और कारण यहाँ पे दिया गया है। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण कह रहा है कि विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है। जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22 का कि एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञानयुक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है जिससे विद्यार्थी सिद्धांत और अपने अनुभव को जोड़ते हुए खोज कर सके और स्वयं अपेक्षित हल को निकालकर बल विषय गहन समझ सके, विकसित कर सके। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच क्या उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिज्ञासा। तो एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियां की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच जिज्ञासा उत्पन्न करती हो और बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न कर हम उनका सीखना आसान कर सकते हैं। उन्हें अभिव्यक्त का पर्याप्त अवसर देकर उनकी कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। यह घोषणात्मक ज्ञान के विपरीत है जो इंगित करता है कि कोई व्यक्ति किस चीज़ के बारे में जानता है और यह व्यवहारिक समझ के बजाय अधिक अमूर्त समझ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय अवलोकन। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है और इसके ज्ञान को प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय अवलोकन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है, जबकि अन्वेषण, बातचीत, अंतःक्रिया तथा अधिसंज्ञान विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। तो यहाँ पे हमारी अपनी क्षमता और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ और परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाता है। यह मस्तिष्क आधारित कौशल है जो ज्ञान के अधिग्रहण, सूचना के हेरफेर और तर्क को आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह क्या उदाहरण है? तो हमें उदाहरण यहाँ पे बताना है। 27 का राइट आंसर अनुरूपक सोच। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह अनुरूपक सोच का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28, एक वैज्ञानिक संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रदाय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। तो एक वैज्ञानिक संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रदाय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने देना चाहिए और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनराप्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। संवेग और संज्ञान के बारे में यह सत्य है कि संवेग स्मृतियों को के कूट लेखन और पुनराप्राप्ति को सुसाध्य करते हैं और बच्चों का संवेगात्मक वातावरण उसके व्यक्तित्व के भावात्मक तत्वों और निश्चित पदार्थों, व्यक्तियों और परिस्थितियों के प्रति उसके भाव से निर्मित होता है। संवेगात्मक विकास विशिष्ट और व्यक्तिपरक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए और जो राइट आंसर था उसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे किया। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।